हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, सब पर एक एक करके बात करेंगे। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन होगा, पाकिस्तान के हवाई हमले में किस देश के 3 क्रिकेटर की मौत हो गई है? क्रिकेटर्स की, क्रिकेट खिलाड़ियों की। आंसर होगा अफगानिस्तान। और ये न्यूज़ देख रहे हैं, 3 अफगान क्रिकेटर्स किल्ड इन अटैक। क्रिकेट बोर्ड कह रहा है अफगानिस्तान का। और ये 3 क्रिकेटर हैं अफगानिस्तान के जो जिनकी मौत हो गई है अटैक में। आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त बहुत ज़बरदस्त तनातनी चल रही है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में। जो डुरंड लाइन है वहाँ पर एक बार मैप के ज़रिए देख लेते हैं। मैंने 2 दिन पहले भी करंट अफेयर्स में आपको बताया था, प्यारा भारत है अपना, और ये पड़ोसी बांग्लादेश और ये पड़ोसी है पाकिस्तान। तो यहाँ से और इस यहाँ तक ये है डुरंड लाइन, ठीक है। ये अंग्रेज़ों के द्वारा खींची गई थी और उस लाइन को अफ़गानिस्तान कहता है कि ये एक्चुअल लाइन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो उनके इस तरफ छट गए हैं, ठीक है। तो उसको लेकर तनातनी थी और फिर पाकिस्तान ने हवाई हमला किया था, पिछले सप्ताह की बात है। उसके बाद फिर अफ़गानिस्तान ने बॉर्डर पे ज़बरदस्त फायरिंग की, कई पाकिस्तान के सैनिक मारे गए। और अब लेटेस्ट जो अपडेट देखने को मिल रहा है उसमें ये है कि जो पाकिस्तानी जो हमले हुए हैं, एयर अटैक हुए अफ़गानिस्तान पर, अफ़गानिस्तान के पक्तिका प्रांत में, तो वहाँ उसमें कई लोगों की मौत हुई है और उनमें ये 3 क्रिकेटर हैं। ये क्लब क्रिकेटर हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर नहीं है, लेकिन अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत ही इस पर आपत्ति जताई है और कहा है कि इससे बहुत नुकसान हुआ है। और इसी के साथ जवाब में ये एक काम और किया है कि अफ़गानिस्तान ने कि जो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में ट्राई T20 सीरीज़ होने वाली थी, उससे अलग होने का ऐलान कर दिया है इन तमाम क्रिकेटर के सम्मान में, जो जिनकी डेथ हुई है उनके सम्मान में, ठीक है। और अब इसके बाद से बहुत ज़्यादा तनातनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक आप फोटोग्राफ देख रहे हैं, इसको और बेहतर ढंग से यहाँ से देख सकते हैं आप। ये ना अफ़गानी सैनिक है और उन लोगों ने पाकिस्तानी सैनिकों के जो ड्रेस है, पैंट है, वर्दी है, उसको प्रदर्शन निकाल रहे हैं उसका, ओके। जो अफ़गानिस्तान ने बॉर्डर से फायरिंग की थी और बहुत सारे बॉर्डर के पोस्ट पर कब्जा कर लिया था अफ़गानिस्तान ने, पाकिस्तान के, और वहाँ से बहुत लोगों को मारा था, बहुत सैनिकों को अफ़गानिस्तान ने, और उनकी जो वर्दियाँ हैं उसको पूरे जुलूस निकाला अफ़गानिस्तान में, वहाँ की सेना ने, अफ़गानिस्तान की सेना ने। तो ये संघर्ष चल रहा है और पड़ोस में ये संघर्ष चल रहा है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। और इन तीनों के जो नाम है ना वो है कबीर, सिबगतुल्लाह और हारून। इन सब पर अटैक हुआ था और हमला हुआ था। तो लेटेस्ट जो है ना अपडेट, जो तनातनी चल रही है उसके बारे में मैंने बताया। वैसे काफ़ी कुछ डिटेल में 2 दिन पहले मैंने डुरंड लाइन के बारे में काफ़ी विस्तार से बताया था। डुरंड लाइन क्या है और किस तरीके से ये जो तनाव है वो अभी भी चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस विश्वविद्यालय ने थार रेगिस्तान से लाए गए रेत पर अजमेर में रेत मृदाकरण तकनीक से पहली बार गेहूं की सफलतापूर्वक खेती की है, जिससे रेगिस्तानी भूमि में खेती की संभावना अब बढ़ गई है? आंसर क्या होगा? राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय। क्या होगा? राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो यहाँ के वैज्ञानिकों ने शानदार काम किया है, पहली बार गेहूं को उगा लिया है। इस तरह के थार रेगिस्तान होते हैं। ये जैसलमेर का फोटोग्राफ है, लेकिन ये जो फसल लहलहाई गई है ये है अजमेर में। आप कहेंगे अजमेर में तो पहले से गेहूं की फसल होती है, तो यहाँ क्या ऐसा हो गया? तो देखिए क्या किया गया कि अजमेर से मतलब अजमेर में जो है ना वो जैसलमेर, जो जहाँ ये थार रेगिस्तान है जैसलमेर, वहाँ से रेत लाई गई, ठीक है, और 100 टन रेत, और उसको बिछाया गया अजमेर में और फिर उससे वहाँ पर फसल उगाई गई है। तो एक तरह से पूरा माहौल दिया गया थार रेगिस्तान का और उसमें फसल लहलहाई गई। और ये कैसे हुआ है, ये आप देख रहे हैं राजस्थान, और उसमें इस तरफ का जो इलाका है वो है थार रेगिस्तान, ओके। तो इसमें 2 तरह की चीज़ों का इस्तेमाल प्रमुख तौर पे किया गया है। एक तो बायो फॉर्मुलेशन किया गया, यानी जैविक घोल बनाया गया। जैविक घोल कई तरीके का, जैसे गाय के गोबर हो गया, इसके अलावा नीम की पत्तियाँ हो गई और भी कई सारी चीज़ें, ठीक है। उसमें सूक्ष्म जीव और जैविक तत्व थे।
दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज़ इसमें इस्तेमाल की गई पॉलीमर, एक तरह का जैविक जेल है ये, और जो कि पानी को पकड़ कर रखता है और रेत को बांधकर मिट्टी जैसा बनाता है। ठीक है, रेत में क्या दिक्कत है, रेत में ये दिक्कत है कि बिल्कुल सूखा होता है वो, ठीक है, और आपस में पकड़ नहीं होती है रेत में, तो इस वजह से क्या है कि पानी रुकता ही नहीं है वहाँ पर। तो उसमें पानी के मिट्टी की तरह उस रेत को आपस में पकड़ रखने के लिए वो इस्तेमाल किया गया पॉलीमर। और इस तकनीक की वजह से फिर जो राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसके वैज्ञानिकों ने शानदार काम किया इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करके। तो प्रयोगशाला में ये शानदार ढंग से गेहूँ उपजाया गया, ग्वार, चना जैसी फसलों के साथ साथ और भी चीज़ें जो है ना वो उगाई गई हैं। ठीक है, तो ये खास तरह की चीज़ें, और इसमें जो देसी गेहूँ की किस्म है 4079 उसका इस्तेमाल किया गया, उसके बीजों का इस्तेमाल किया गया और ये शानदार काम किया गया है। ओके, तो ये महत्वपूर्ण बात ये रही। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। यहाँ पर प्रश्न होगा, भारत इंडोनेशिया संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, किस जगह पर? ये भारत में आयोजन किया गया। आंसर क्या होगा? विशाखापत्तनम। ठीक है, विशाखापट्टनम में ये आयोजित किया गया और ये 14 से 17 अक्टूबर तक ये आयोजन हुआ है। भारत और इंडोनेशिया की जो सेना है दोनों ने मिलकर, नौसेना कहिए, नौसेना और मेजबान भारतीय नौसेना थी। 5वां संस्करण था ये और अभ्यास ये महत्वपूर्ण ढंग से ये चला है। ठीक है, तो इस तरीके से ये अभ्यास किया गया, युद्ध अभ्यास किया गया, इसमें हेलीकॉप्टर वगैरह सब कुछ इस्तेमाल किए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत को किस कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC का सदस्य चुना गया है? आंसर क्या होगा? 2026 से 28 के कार्यकाल के लिए। भारत जो है ना वो सातवीं बार इसका मेंबर बना है और ये 7वां कार्यकाल होने जा रहा है। तो 1 जनवरी 2026 से ये कार्यकाल शुरू होगा, 3 साल का। इससे पहले भारत कई बार UNHRC का मेंबर रह चुका है, चुना जा चुका है। 6 बार इससे पहले चुना जा चुका है। 2006 से 2006-7 में चुना गया था, 8 से 10 के बीच में, फिर 12 से 14, 15 से 17, 19 से 21, फिर 22 से 24 और अब 26 से 28 का जो कार्यकाल है उसके लिए फिर ये चुना गया है भारत। ठीक है, 3 बार ही सदस्य नहीं था, 2011, 18 और 2025 जो अभी चल रहा है उसमें। अब 2026 से 3 साल के लिए भारत का कार्यकाल शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण बात रही। दरअसल UNHRC जो है ना उसमें अलग अलग क्षेत्रों के ज़रिए चुनाव होते हैं, जैसे अफ्रीकी राज्यों से 13 सीट है, एशिया प्रशांत से 13 सीटें हैं, पूर्वी यूरोप से 6 सीट आती हैं, इस तरह से अलग अलग सीटें होती हैं। ओके, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। इसके भारत के अलावा कुछ और देश भी चुने गए हैं। कौन कौन से देश हैं? तो अंगोला, चिली, इक्वाडोर, मिस्र, एस्तोनिया, इराक, इटली, मॉरिशस, पाकिस्तान, स्लोवेनिया, दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम और वियतनाम। तो ये सब जो, इन सब का कार्यकाल जो है ना वो शुरू हो रहा है। UNHRC क्या है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद हिंदी में कहते हैं, और ये यूनाइटेड नेशंस का जो पूरा सिस्टम है उसके अंडर में एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। अच्छा, सवाल यहाँ पर हो सकता है कि ये UNHRC जो है ना वो यूनाइटेड नेशंस के किस ऑर्गन का हिस्सा है? तो वह UNG है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का हिस्सा है और दुनिया भर में मानवाधिकार के प्रचार और उसके संरक्षण, इसके मजबूती के लिए काम करता है। ये 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर होगी बात? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची 14 चोटियों में से 9 पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आंसर होगा भरत थेम्मिनेनी। ये 36 वर्षीय हैं, उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। ठीक है, तो जो सबसे ऊंची जो अलग अलग 14 चोटियां हैं उनमें से 9 पर चढ़ गए हैं। भरत थम्मिनेनी नाम है इनका, और न्यूज़ भी देख रहे हैं आप। ओके, तो मई में इन्होंने मई 2017 में माउंट एवरेस्ट चढ़े थे, सितंबर 2018 में माउंट मनासलू चढ़े, मई 2019 में जो है माउंट लोहोत्से चढ़े,
मार्च 2022 में माउंट अन्नपूर्णा चढ़े, अप्रैल 2022 माउंट कंचनजंगा चढ़े, मई 2023 में ये माउंट मकालू, अक्टूबर 2024 में माउंट शीश पंगम, अप्रैल 2025 में माउंट थेलागिरी। तो ये सब जो है ना वो काफ़ी ऊंची है और टॉप की चोटियों में से है। तो यहाँ इन्होंने शानदार ढंग से चढ़ाई की हुई है। ओके, और ये कुछ पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ठीक है। कुछ सवाल भी बनते हैं कि सबसे ज़्यादा 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले का रिकॉर्ड किसके नाम है? कामी रीता शेरपा, ये याद रखना है। और एक और, सभी 7 महाद्वीपों पर जो उसकी चोटियां हैं उस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय, तो विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति 16 वर्ष की उम्र में हैदराबाद से हैं वो। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रवि नाइक, उनका निधन हो गया 15 अक्टूबर 2025 को? तो गोवा के वो पूर्व मुख्यमंत्री थे, अचानक हार्ट रुक गया, अटैक आ गया, उसकी वजह से ये डेथ हुई है। 79 ईयर के थे। ओके, और आपको तो कि वो अलग अलग समय में विधायक चुने गए थे। पहली बार 1984 में, फिर 89 में, 89 में, फिर 99 में, 2002 में, 2007 में, तो कई बार वो रहे थे। ठीक है, 7 बार के विधायक थे और गोवा के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे वो। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात रही, सिर्फ 6 दिन के लिए वो मुख्यमंत्री बने थे दूसरी बार। ठीक है, और पहली बार वो 1991 से 2093 तक वो गोवा के मुख्यमंत्री रहे थे। अभी कौन है गोवा के मुख्यमंत्री? तो अभी हैं प्रमोद सावंत। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 17 अक्टूबर को। और थीम क्या है? सामाजिक और संस्थागत दुर्व्यवहार को समाप्त करना, न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और समावेशी समाज के लिए मिलकर कार्य करना। ये रही इस बार की थीम। ओके, ये रही थीम। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेशनल सिक्योरिटीज गार्ड यानी NSG, इसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? एनर्जी राइजिंग डे आंसर का 16 अक्टूबर को। ठीक है, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है NSG का स्थापना दिवस। कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1984 को हुआ था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय इसको बनाया गया था, ज़रूरत महसूस की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत में महिलाओं की श्रम शक्ति में भागीदारी दर 2023-24 में वो बढ़कर कितनी हो गई है? LFPR ये कितना हो गया है अब? कब? 2023-24 में। ये रिपोर्ट जो है ना वो सरकार ने अभी हाल ही में अक्टूबर 2025 में जारी की है। आंसर क्या होगा इसका? 41.7%। ठीक है, 41.7%। अभी ये द हिंदू में इसको लेकर एनालिसिस भी दिया गया है कि मोर वुमेन ज्वाइन द लेबर फोर्स बट आर दे रियली एम्प्लॉयड? मतलब ये है कहने का, अभी मैं आगे बताऊंगा, जो महिलाएं हैं वो बड़ी तेज़ी से मतलब कामकाजी महिलाएं की संख्या बढ़ी है। इसीलिए तो जो संख्या है पुरुष और महिलाओं के बीच में जो अनुपात है उसमें अब 41.7% महिलाएं आ गई हैं। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, इसमें आप देख रहे हैं कि ये है ग्रामीण महिलाओं का, ठीक है, जो विस्तार हुआ है, और ये है शहरी महिलाओं का, और ये दोनों का मिलाकर ये आंकड़ा है। तो मतलब कि शहरी महिलाओं को नौकरी उतनी बेहतर नहीं मिली है तेज़ी से, जितनी तेज़ी से काम मिला है ग्रामीण महिलाओं का। और ये काम किस में मिला है? तो ये काम मिला है खेती में, कृषि, एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में काम मिलना बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं माना जाता है। ठीक है, तो वो इनमें से ज़्यादातर अपने ही खेत में काम करती हैं महिलाएं, ठीक है, या मजदूरी के तौर पर काम करती हैं, बहुत लो ग्रेड पे वर्क पे काम करती हैं। तो इसलिए इस खबर में जो है ना इस तरह से हेडिंग ये लगाई गई है इस आर्टिकल में। अब मुद्दा ये है कि ये क्या मतलब हुआ इसका। तो केंद्र सरकार ने अभी अक्टूबर में क्या किया है कि एक प्रेस रिलीज जारी की है और उसका नाम रखा गया है बिल्डिंग इंक्लूसिव वर्क प्लेस वुमेन, एम्पावरिंग वुमेन फॉर अ विकसित भारत। ठीक है, तो उसी के दौरान, उसी में इसके बारे में जो है ना वो डेटा दिया गया है, बताया गया है। ठीक है,
तो इसमें क्या है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण है, यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। इस रिलेटेड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। तो आपको बताऊं कि इसमें क्या है ना, 2011-12 में 31% था, 31.2% था ये जो LFPR मतलब महिलाओं की जो भागीदारी है काम में, उसमें 2011 में 31.2% था। 2017-18 में ये जो है ना वो घट के 23.3% रह गया था, जो श्रम बाजार से महिलाओं की वापसी को दर्शाता है। ठीक है, अब ये देखिए, ये था, फिर कम हुआ और फिर ये तेजी से बढ़ा है। अब बढ़ा है कब, 2023-24 में ये 41.7% हो गया, जो आर्थिक गतिविधि में महिलाओं के नए सिरे से भागीदारी का एक संकेत देती है। और ये सुधार केवल एक आंकड़ा ही नहीं, बल्कि महिलाओं के अधिकार, सशक्तिकरण, सामाजिक नीति में बदलाव, इन सब को भी दर्शाता है, ऐसा सरकार का कहना है। लेकिन ये जो वृद्धि हुई है मुख्य तौर पर ग्रामीण महिलाओं के वजह से हुई है, न कि शहरी महिलाओं की वजह से। ग्रामीण महिलाओं यानी जो एग्रीकल्चर में, कृषि क्षेत्र में जो काम कर रही महिलाएं, उनकी वजहों से ये जो है ना वो बढ़ा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, माँ से बच्चों में 3 गंभीर जो रोग होते हैं उसके संक्रामण को रोक देने वाला पहला देश कौन बना है? कौन कौन? HIV, HBV मतलब हेपेटाइटिस बी, और यह सिफिलिस। तो ये कौन ऐसा देश बन गया है दुनिया का? आंसर क्या होगा? मालदीव। ठीक है, मालदीव ऐसा करने वाला पहला देश ये बना है दुनिया का। ठीक है, तो 3 जो हैं बीमारियां, उन सबको रोक देने वाला ये देश पहला बना है। मालदीव आप जानते हैं हिंद महासागर में द्वीपीय देश है। ओके, तो इसको कहते हैं ट्रिपल एलिमिनेशन, मतलब माँ से बच्चों में जो संक्रमण होने वाले जो बीमारियां हैं, जैसे HIV, एड्स का कारण बनता है, तो उसको रोकने वाला, मतलब उसको रोक दिया गया माँ से बच्चे में, क्योंकि जन्म के समय संभावना रहती है कि उस जो वायरस है वो बच्चे में भी चला जाए। दूसरा हेपेटाइटिस बी। ठीक है, ये हेपेटाइटिस बी क्या है? लिवर को संक्रमित करता है। तीसरा है सिफिलिस, जो यौन संचारित संक्रमण है, जो भ्रूण पर को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो ये जो ऐलान है वो किसने किया है? WHO के जो डायरेक्टर जनरल है ना, डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस, तो उन्होंने मालदीव के इस अचीवमेंट की तारीफ की है और उन्होंने ही ये ऐलान किया है। ठीक है, तो मालदीव, उसकी राजधानी क्या है? माले। राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद मुइज्जू हैं वहाँ के, और मुद्रा क्या चलती है? मालदीवियन रुपया। ओके, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। और दीपावली ऑफर बस अगले 2 दिनों में समाप्त हो जाएगा। आप लाभ उठा सकते हैं। शार्प लर्निंग ऐप पर कई सारे बैचेज चल रहे हैं, अलग अलग एग्जामिनेशन के, बिहार के तमाम एग्जामिनेशन के चल रहे हैं, तो लाभ उठा सकते हैं आप। ओके, बाय।